हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया स्वस्थ मस्त। तो एक बार आप लोग सभी बच्चे लाइव आ जाइए और एक बार आप लोग बताइए कि आवाज प्रॉपर तरीके से आपके पास जा रहा है, वीडियो की क्वालिटी कैसी है। और प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के क्लास में हम प्रीवियस ईयर एक पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, है ना। बिहार बोर्ड का ये पेपर है, 2023 का पेपर है, यानी 60+ उसी पेपर से क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको इससे अंदाजा भी लग जाएगा कि बिहार बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हमने बहुत पहले भी बताया था कि हम एक पेपर को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो इस पेपर को आपको सॉल्व करना है, जिसमें क्या है 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, सभी बच्चों से यही मेरा विनती रहेगा, यही निवेदन रहेगा कि आप सभी बच्चे इसको एकदम समझिएगा कि 100% हम रियल एग्जाम में बैठे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि ज्यादा दूर का नहीं है, 2023 का ये पेपर है। तो आप एकदम समझिएगा कि हम 100% बैठे हुए हैं एग्जाम हॉल में, ठीक है। और हमको 35 क्वेश्चन बनाना नहीं है, हमको पूरा 70 के 70 क्वेश्चन बनाना है। क्योंकि आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जब आपके पास क्वेश्चन आए तो आप उसमें से कोई भी क्वेश्चन बना लें, है ना। यानी पूरा फुल तैयारी आपका होना चाहिए। तो सभी बच्चों से निवेदन है कि एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और क्लास में आज लेट हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन लिखते टाइप बाबू थोड़ा सा लेट हो जाता है, इसलिए ये क्लास तो 6:30 बजे चलता है, लेकिन आज 8 बजे चल रहा है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से आप लोग क्या कीजिए बाबू, जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी मिलेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। ये करना आप सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर एक पेपर को हम लोग क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि आपसे कितना इसमें सॉल्व हो पाता है, ठीक। तो और जितने भी सारे बच्चे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है, तो नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024, ठीक है। आप इस पे मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाइए, है ना। इस पे हाई लिखना है और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, ठीक। और जितने भी सारे बच्चे हैं जो 349 वाला पीडीएफ नहीं लिए हैं, ठीक है, अभी ऐप में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, तो अभी ऐप ओपन नहीं हो रहा होगा। तो ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, है ना। ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। आप लोग प्यारे बच्चों आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड करके, है ना, कल, है ना, आप लोग आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से परचेस कर सकते हैं। नहीं तो एक नंबर है हमारा 6299248935, ठीक है। आप इस पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अभी ऐप में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो अभी ऐप हमारा बाबू अभी नहीं खुल रहा होगा किसी भी बच्चे का, ठीक है। बहुत जल्दी टेक्निकल टीम लगा हुआ है, बहुत जल्दी खुल जाएगा। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करें। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आ गए। तनु आस्क बोर्ड का बेवफा आशिक, हेलो सर जी, आई एम न्यू स्टूडेंट। चलिए सभी बच्चे आ जाइए लाइव। संतोष गेमिंग, चलिए संतोष बहुत बढ़िया, सभी बच्चे लाइव आ जाइए। तनिषा बहुत बढ़िया। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन लगाते हैं, जो कि 2023 में पूछा गया है, और 2023 का हम लोग एक पेपर सोल्व करेंगे, जिसमें देखते हैं कि कितना क्वेश्चन आपसे बन पाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संक्रमण तत्व के आयनों में कौन होता है जो अणुचुंबकीय होता है। इसको तो हमने कई बार करा रखा है, लेकिन देखिए ये 2023 का हम पेपर सोल्व कर रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन आपको एकदम आपको ऐसा होना चाहिए कि आपको लगे कि हाँ हम ओरिजिनल एग्जाम में बैठे हैं और हमको टारगेट दिया गया है 70/70 सही करने का, ठीक है। तो आप देखते हैं कितना सही करते हैं कि निम्नलिखित संक्रमण तत्व के आयनों में कौन अणुचुंबकीय है। तो अणुचुंबकत्व कौन दर्शाता है, तो जो अयुग्मित होता है, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही क्या करते हैं, अणुचुंबकत्व को दर्शाते हैं। जैसे हम जिंक का चेक करें बाबू, तो जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30 होता है, ठीक है। अब इसमें से क्या हो रहा है कि 2 गो इलेक्ट्रॉन दान दे रहा है, तो जब 30 में से 2 गो इलेक्ट्रॉन दान देगा तो प्यार बच्चों 28 हो जाएगा। अब 28 के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो शॉर्टकट में हम लोग मारेंगे क्या, आर्गन का हो जाएगा 18 और 3D यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। और जैसे आपको पता है कि डी ऑर्बिटल में क्या होता है प्यारे बच्चों, 5 गो कोष्ठ होते हैं और 10 गो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये तो युग्मित हो गया, ये तो युग्मित हो गया ना। तो जब ये युग्मित हो गया प्यारे बच्चों, जब ये क्या हो गया, ये युग्मित हो गया प्यारे बच्चों, तो ये तो प्रतिचुंबकीय बनाएगा ना, प्रतिचुंबकीय प्यारे बच्चों क्या बनाएगा, चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय बनाएगा ना। तो ये सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं बाबू गलत, क्योंकि ये युग्मित है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्रतिचुंबकीय बनाएगा। हमसे बोला है अणुचुंबकीय, तो जो अयुग्मित होंगे वो अणुचुंबकत्व बनाएंगे। तो जैसे हमको पता है कि कॉपर का कितना होता है 29, ठीक है। अब 29 में से जब ये 2 गो इलेक्ट्रॉन दान देगा, जब 2 गो इलेक्ट्रॉन ये दान देगा, तो प्यारे बच्चों 29 27 हो जाएगा। और 27 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो आर्गन 18 लिख देंगे, है ना, आर्गन 18 लिख देंगे और 3D यहाँ पे 9 लिख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 27 हो जाएगा, ठीक है। चलिए जब 27 हो गया तो हम क्या करेंगे कि प्यारे बच्चों डी ऑर्बिटल इसका भरना स्टार्ट करेंगे। 5 गो कोष्ठ होता है और मैक्सिमम इसमें 10 इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग भर सकते हैं। तो भरना स्टार्ट करें 1
2 3 4 5 6 7 8 यानी उल्टा भर दिए, चलिए इधर रहेगा तो सही रहेगा। देखिए 5 6 7 8 9 यहां पे क्या हुआ, अयुग्मित हुआ। आप बोलेंगे सर अयुग्मित हो गया, अयुग्मित हो गया, अयुग्मित हो गया, है ना, अयुग्मित हो गया। तो जब ये अयुग्मित है तो क्या बनाएगा बाबू, क्या बनाएगा ये, तो ये बनाएगा हमारा क्या, तो ध्यान में रखना है कि हमारा ये बनाएगा अनुचुंबकत्व, यानी पहले का राइट आंसर क्या होगा, बी वाला ऑप्शन होगा। ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुद्रा धातु जो 2023 के पेपर में आया हुआ था, ठीक है। तो चलिए चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए हम वेरी गुड। देखिए निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है, किसे करेंसी मेटल के नाम से जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आज का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु के नाम से जाना जाता है। मुद्रा धातु किसे कहते हैं, तो हमारा सिल्वर जो होता है, यानी हमारा एजी जो होता है, एजी का मतलब क्या हुआ, सिल्वर। सिल्वर को किस विधि से हम लोग प्यारे बच्चों इसको बनाते हैं, सिल्वर को कौन सी विधि से प्यारे बच्चों निष्कर्षित किया जाता है, एक बार बता दीजिए। तो सिल्वर को साइनाइड विधि से किया जाता है। अब हमारा एजी हो गया। अब एयू जो होता है प्यारे बच्चों, ये हमारा होता है सोना, ये भी मुद्रा धातु है। और कॉपर जो होता है ना, जो कॉपर, ये भी हमारा क्या है, मुद्रा धातु है। तो अगर आपको करेंसी मेटल की बात करें तो करेंसी मेटल क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, एजी हो जाएगा, और एयू हमारा क्या है, करेंसी मेटल है। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, सामान्य यौगिकों के लिए पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया, है ना। सामान्य यौगिकों के लिए पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताएंगे कि वर्नर साहब ने दिया था। इन्होंने बताया था कि प्यारे बच्चों दो प्रकार की संयोजकता दर्शाता है ना। प्यारे बच्चों यहां पे याद रखना है कि सामान्य यौगिक क्या करता है प्यारे बच्चों, दो प्रकार के संयोजकता को दर्शाता है। तो यहां पे याद रखना है कि वर्नर साहब ने दिया था। तो यहां पे याद रखना है सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, समन्वय यौगिक के लिए इन्होंने बताया था कि जो समन्वय यौगिक होता है ना, दो प्रकार की संयोजकता को दर्शाता है, वर्नर साहब ने कहा था। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विक लवण है। ये बाबू पेपर है, ओरिजिनल का पेपर 2023 का, जो आपके जो सीनियर लोग दे चुके हैं, समझिए। अब उसको आप सोल्व कर पा रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस प्यारे बच्चों इतना हाई होना चाहिए कि इसका कोई जवाब नहीं। आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आप उड़ा देंगे। तो क्या 2023 में जैसे पूछा, 2021 में पूछा, 2022 में पूछा, 2024 में पूछा, क्या वैसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 100% वैसा ही पूछेगा। तो जब वैसा आपसे बन जा रहा है इतना क्वेश्चन, तो आप कॉन्फिडेंस को हाई कर लीजिए पहली बार, ठीक है। यहां पे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए निम्नलिखित में से पूछा गया है कि कौन एक द्विक लवण है। तो बाबू द्विक लवण का उदाहरण क्या होता है, तो दो सरल लवण से मिलकर बना जो लवण होता है वो क्या होता है, द्विक लवण, ठीक है। और जो द्विक लवण का उदाहरण है कौन सा है, तो पोटास एलम है। पोटास एलम का प्यारे बच्चों मान लीजिए कि फिटकिरी, फिटकिरी भी क्या है, हमारा द्विक लवण का एक उदाहरण है। और पोटास एलम का उपयोग हम कहां पे करते हैं, तो जल को स्वच्छ करने में बाबू इसका उपयोग करते हैं, जो कि एक अम्लीय प्रकृति का होता है। तो यहां पे याद रखना है पोटास एलम के फॉर एफिशिएंसी एक जटिल लवण है बाबू, ये जटिल है, लेकिन पोटास एलम क्या है, द्विक लवण है, ठीक है। तो जितने भी सारे बच्चे डी मार रहे हैं बिल्कुल राइट। अब देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा बाइडेंटेड लिगेंड है, यानी बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है, द्विदंतुक लिगेंड, है ना। बाइडेंटेड का मतलब क्या, द्विदंतुक लिगेंड, इसमें से कौन सा है, एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिए। तो वह इलेक्ट्रॉन दाता समूह जो प्यारे बच्चों क्या करता है, एक ही साथ दो गो सहसंयोजी बंध बनाता है। वह इलेक्ट्रॉन दाता समूह जो एक ही साथ दो गो सहसंयोजी बंध बनाए, उसे हम लोग द्विदंतुक कहते हैं, आपको पढ़ा चुके हैं ना। वैसे इलेक्ट्रॉन दाता समूह जो एक साथ दो क्या करे, सहसंयोजी बंध बनाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बाइडेंटिक लिगेंड कहते हैं। तो बता दीजिए कौन सा होगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों डीडीटी नहीं होगा, एसिटेन आयन नहीं होगा, पाइरिमिडीन नहीं होगा। यहां पे देखिए इथिलीन डाइएमीन, इथिलीन डाइएमीन कैसे होता है, तो CH2 यहां पे NH2 जुड़ा होता है ना। और प्यारे बच्चों यहां पे फिर क्या होगा, CH2 और इसके साथ भी क्या होगा, NH2 जुड़ा होगा। यानी यहां पे ऐसा इलेक्ट्रॉन युग्म जो एक साथ क्या करे, दो क्या करे प्यारे बच्चों, यहां पे सहसंयोजी बंध बनाए, यानी इसके पास क्या होगा, इनके पास लोन पेयर होगा, है ना। तो यहां पे ये हमारा क्या हो जाएगा, जो इथिलीन डाइएमीन है ना बच्चे, ये जो इथिलीन डाइएमीन है ये हमारा क्या होगा, द्विदंतुक लिगेंड हो जाएगा, बाइडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर रखना है कि वह इलेक्ट्रॉन युग्म दाता समूह, वह इलेक्ट्रॉन युग्म दाता समूह जो एक साथ दो क्या करे, सहसंयोजी बंध का निर्माण कर दे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए कि इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। हम आपसे क्या बताते हैं, हर साल पूछा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर।
अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर है कि Pt(C2H4) Cl3 और माइनस है इसका Pt का ऑक्सीकरण संख्या। वो Pt का पूछा है, इसका क्यों पूछा जाता है? क्योंकि यही होता है प्यारे बच्चों सेंट्रल मेटल्स एटम्स, है ना, यानी केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है हमारा बाबू यही होता है, और इसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है, तो इसको मान लेंगे x, ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब प्यारे बच्चों C2H4 क्या होता है? उदासीन लिगेंड होता है, तो इसका हो जाएगा 0। अब इसमें गुणा क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है, फिर प्लस देंगे। और क्लोरीन का क्या होता है? -1 होता है, और इसमें गुणा क्या कर रहा है? 3, और बराबर को उधर माइनस है, यानी क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जब इसका निकालेंगे तो x हो जाएगा, और -3 बराबर को उधर क्या है? -1, यानी x इक्वल टू क्या होगा? -3 उधर जाएगा प्लस में 3, यानी x इक्वल टू क्या होगा? +2 हमारा इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा। कितने सारे बच्चे हैं जो +2 ऑक्सीडेशन नंबर निकाल चुके हैं? एक बार वीडियो को दन दनादन शेयर कीजिए, भले ही लेट हो चुका है होने दीजिए, लेकिन वीडियो को दन दनादन शेयर कीजिए फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया, +2 +2 +2 सभी बच्चों का आना चाहिए +2, क्योंकि +2 हमारा राइट आंसर होगा बच्चे, +2 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए एंजाइम क्या है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बाबू, और इसमें कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए आप, क्योंकि 2024 का भी करेंगे, 2023 का, 22 का, सबका प्रैक्टिस सेट में सबको उड़ा देंगे हम लोग, और पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग का क्वेश्चन बैंक खत्म हो गया, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम क्या होते हैं? एक प्रकार के, तो बाबू एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है, तो क्लियर रखना है एंजाइम प्रोटीन होता है। अब देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जलीय विलयन को गर्म करने से निम्नलिखित में से क्या बनता है? तो हमने आपको क्या बताया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का मतलब क्या प्यारे बच्चों? ये बेंजीन डाइएजोनियम यानी प्यारे बच्चों N2Cl, है ना, N2Cl मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का बोला जा रहा है कि जलीय विलयन के साथ गर्म करेंगे, तो प्यारे बच्चों H2O यानी जलीय विलयन। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? गर्म करेंगे किसके साथ? H2SO4 ले लेते हैं कोई माध्यम, है ना। अब हम इसको गर्म करेंगे किसके साथ? तो आप बोलिएगा सर H2SO4 ले लीजिए, H2SO4 के साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो प्यारे बच्चों एक बात आप हमसे बताइए कि H2O को हम लोग क्या लिख सकते हैं? H+ और OH- लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए। H2O को हम लोग H+ OH- लिख सकते हैं? आप बोलेंगे जी सर। तो यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा बाबू एक बात का, बाबू एक बात आपको यहां से ध्यान में रखना है कि यहां से Cl और यहां से H पे प्लस और Cl पे माइनस, क्या बोलेगा कि चलो, लेकिन उससे पहले N2 क्या होता है? बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, तो सबसे पहले जो भागेगा बच्चे हमारा N2 भागेगा, बोलेगा कि सबसे पहले भाग रहे हैं हम N2 सबसे पहले भाग गया। उसके बाद से क्या हुआ? यहां से H+ Cl- क्या हुआ? यहां से HCl बना दिया, ये भी क्या हुआ? उड़ गया। तो प्यारे बच्चों यहां से N2 भी चला गया, यहां से Cl भी चला गया, तो ये बेंजीन के साथ क्या जुड़ेगा बाबू? अगर हम बात करें कि इस बेंजीन के साथ क्या जुड़ेगा, तो बोलिएगा कि इस बेंजीन के साथ अब OH बच गया है, अब इसी को गुरुजी जोड़ दीजिए। तो यहां पे हम OH जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या बन गया? फिनोल प्राप्त हुआ। तो क्या बच्चे ये आपसे नहीं बनेगा? हमारा प्राप्त क्या हुआ? फिनोल प्राप्त हो गया। तो फिनोल क्या आपसे नहीं बनेगा? ये क्वेश्चन सिर्फ रिएक्शन लिख देना है, बन जाएगा। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। एक बार बताइए क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? ऐसे क्वेश्चन को उड़ाना है ऐसे ही। क्लियर? चलिए फिनोल फिनोल फिनोल, जी सर जी सर। चलिए अब आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन कि जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तब निम्न में से क्या बनता है? बाबू ऐसे क्वेश्चन हमने करा रखा है कि अगर बोला जब फॉर्मिक अम्ल, प्यारे बच्चों फॉर्मिक अम्ल का कोई बच्चा सूत्र ही बता दीजिए ना कि फॉर्मिक अम्ल क्या होता है? HCOOH होता है बाबू, बिल्कुल होता है। तो यहां पे लिखिएगा जब फॉर्मिक अम्ल HCOOH को क्या बोला जा रहा है? जब सांद्र, यहां पे फॉर्मिक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, यानी प्यारे बच्चों साफ साफ इसमें आपसे ये बोला जा रहा है कि क्या करना है? इसको करना है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ प्यारे बच्चों क्या गर्म कराएंगे? तो हमने गर्म करा दिया यहां पे। तो हमारा क्या प्राप्त होगा? पहले सुनिएगा सभी बच्चे, यहां से पहले सुनिएगा यहां पे सभी बच्चे कि यहां से एक OH और यहां से एक OH, दो OH, तो हम यहां पे लिख दिए क्या? H2। और प्यारे बच्चों यहां से एक ऑक्सीजन ले लिए, तो यहां पे हमारा एक ऑक्सीजन हो गया, तो क्या हो गया? H2O। रुकिए कलर चेंज करके बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। देखिए यहां से क्या होगा प्यारे बच्चों? यहां से एक हाइड्रोजन हमारा हो गया, दो हाइड्रोजन यानी H2 लिख दिए। उसके बाद से प्यारे बच्चों यहां से एक ऑक्सीजन ले लेंगे तो H2O हमारा जल बन गया, ठीक है। जब प्यारे बच्चों यहां से दो हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन को ले चुके हैं तो हमारा बचा क्या? CO बचा, यानी कार्बन मोनो बचा, और कार्बन मोनो हम लिख देंगे और यही हमारा क्या होगा? प्राप्त होगा। तो देखिए कितने सारे बच्चों का कार्बन मोनो आया है, CO प्राप्त हुआ है।
किन किन बच्चों का CO प्राप्त हुआ है? तो सभी बच्चे बोलेंगे सर मेरा तो हुआ है, तो सभी बच्चों का हुआ होगा, यानी डी वाला ऑप्शन। और ये प्रीवियस ईयर एक पेपर है जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। CO 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 CO, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, एकदम ऐसे ही एकदम गर्दा उड़ाना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा टॉलरेंस अभिक्रिया देता है? बाबू टॉलरेंस अभिक्रिया यहां पे याद रखना है, कौन देगा? तो AgNH3 आयन देगा। प्यारे बच्चों ये क्लियर रखिएगा, टॉलरेंस अभिक्रिया अभी आपको पढ़ाए नहीं ना है, जब पढ़ाएंगे तो आपको पूरा का पूरा स्पष्ट हो जाएगा। चलिए ये आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा। अमोनिया सिल्वर नाइट्राइड देता है ना, और इससे क्या प्राप्त होता है? तो बाबू टॉलरेंस अभिक्रिया से अगर प्राप्त करिए करने की बात करें तो Ag2O हमारा प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा टॉलेन अभिकर्मक है? तो टॉलेन अभिकर्मक क्या है प्यारे बच्चों? तो AgNH3 आयन है, और यहां पे आपको याद रखना है अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट है, और ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जब इसको हम पढ़ाएंगे टॉलेन अभिकर्मक पूरा समझ में आएगा। जैसे आपको बुर्ज अभिक्रिया, गिरगनाड अभिकर्मक ये सब आया है ना, इसी तरह ये भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा कैनिजारो अभिक्रिया देता है? तो देखिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होगा वो कैनिजारो कभी नहीं देगा। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होगा वो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। तो देखिए यहां पे किसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है? देखिए CH3CHO है, इसमें क्या है प्यारे बच्चों? तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है क्योंकि CH3 है ना, तो प्यारे बच्चों अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये हमारा कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। CH3COOH है, ये भी हमारा कैनिजारो अभिक्रिया नहीं होगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है। CH3COCH3 ये भी हमारा प्यारे बच्चों डाइमिथाइल, यहां पे क्या है ना, डाइमिथाइल नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा? ये भी नहीं देगा। लेकिन अगर बात किया जाए C, यहां पे क्या है? H है तो इधर H दे दीजिए, H इधर दे दीजिए, और प्यारे बच्चों यहां पे क्या होगा? डबल बॉन्ड में O हो जाएगा, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित रहता है। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 100%, कि कैनिजारो अभिक्रिया वही नहीं देता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित हो, क्योंकि कैनिजारो अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन बनता ही नहीं है। तो यहां पे क्या होगा? बी वाला ऑप्शन। अब देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में, तो बाबू कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमको सेल्यूलोज से। कार्बोहाइड्रेट कौन सा ऐसा चीज है जो बोला जा रहा है, कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो प्रकृति में पूरा प्रचुर यानी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कहीं पे दिख रहा है जी? सेल्यूलोज कहीं पे दिख रहा है तो आप बोलेंगे सेल्यूलोज सेल्यूलोज सेल्यूलोज, ठीक है। यहाँ पे फ्रेक्टोज क्या है? सबसे मीठा अभिकर्मा, चीनी से भी मीठा अभिकर्ता कौन है? तो ये फ्रेक्टोज है ना। फलों की शर्करा फ्रेक्टोज, सबसे मीठा शर्करा फ्रेक्टोज, है ना। उसके बाद से आता है ग्लूकोज, यहाँ पे क्या आता है? मतलब फ्रेक्टोज के बाद आ जाए सुक्रोज, सुक्रोज के बाद आएगा ग्लूकोज, ठीक है। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में पूछा जाए प्रचुर मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में, तो हमारा सेल्यूलोज पाया जाता है। चलिए आगे बढ़िए कि निम्न में से कौन सा डाइसेकेराइड दूध में उपस्थित होता है? आंसर बताइए, कौन सा ऐसा डाइसेकेराइड है जो दूध में हमको क्या मिलता है? केसिन मिलता है, हमने ये पाया है, केसिन मिलता है। रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोप्रोटीन पाया जाता है, ये भी आपको पता है। लेकिन इसमें पूछा है डाइसेकेराइड, कौन सा ऐसा डाइसेकेराइड है जो दूध में उपस्थित होता है? बाबू सुक्रोज नहीं होगा, माल्टेज नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, तो बचा क्या? लेक्टोज। लेक्टोज जो होगा ना प्यारे बच्चों, ये दूध में उपस्थित होता है। और दूध में कौन सा एंजाइम प्यारे बच्चों याद रखना है कि हमारा केसिन, दूध में केसिन पाया जाता है, ठीक है। और मतलब डाइसेकेराइड की बात करें तो लैक्टोज पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम, हमने आपको जब भी पढ़ाया तब भी हमने बताया कि विटामिन का नाम बाबू पूछा जाता है। विटामिन का नाम हमेशा से हमने बताया कि पूछा जाता है, कि विटामिन हमेशा पूछा जाएगा, कि विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी हो जाएगी, ठीक है, आंखों की बीमारी होती है। और ये मिलता किससे है? तो हम लोग को गाजर से, हरा साग सब्जी से हमको ये प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? रासायनिक ए का मतलब विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो बाबू विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? थायमीन। बताइए थायमीन किसका है? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी। बाबू थायमीन किसका है? बताइए जल्दी जल्दी। रेटिनॉल। रेटिनॉल तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेकिन अगर हम आपसे पूछ दे कि थायमीन किससे पाया जाता है तो आपका क्या आंसर आना चाहिए? एक बार सभी बच्चे प्लीज शेयर कीजिए और वीडियो को दन दनादन शेयर कीजिए क्योंकि यह जरूरी है। विटामिन B1, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए चंदन कुमार, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया सर।
ऐप ओपन नहीं हो रहा है। कितना दिन से बता रहे बच्चे, कल भी आज भी बताए थे कि थोड़ा सा ऐप में प्रॉब्लम है, जल्दी सही हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन कि बाबू 15 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा ऐसा विटामिन है जो जल में घुल जाता है, तो जल में घुलनशील विटामिन बाबू यहाँ पे विटामिन ए गाजर ओजर में मिलता है तो घुलेगा नहीं बाबू। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से तो गलत, यहाँ पे विटामिन डी है गलत बाबू। क्या हो जाएगा, विटामिन बी और विटामिन सी क्या होगा, जल में घुलनशील विटामिन है। तो ये भी क्लियर रखना है, विटामिन से क्वेश्चन हमेशा आता है। अब चलिए निम्नलिखित में से किसमें इंसुलिन स्रावित होता है, किससे इंसुलिन स्रावित होगा निम्नलिखित में से। और बाबू हम आपको यह बता दें कि आज आप अपना जोश जुनून ऊर्जा को बढ़ा लीजिएगा, अपने कॉन्फिडेंस को हाई कर लीजिएगा, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि हाँ जब हम प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व कर रहे हैं तो हमसे कितना सही हो रहा है। कॉन्फिडेंस को एकदम ऊंचा कर लेना है कि निम्नलिखित में से किससे इंसुलिन स्रावित होता है। तो बाबू क्या थायराइड से इंसुलिन होता है, अधिवृक्क से होता है, नहीं अग्नाशय से, अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है। तो बाबू यहां पे क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सही आंसर। अब देखिए क्वेश्चन है कि विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। हमने आपको यह बताया कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हमने आपको बताया था कि विटामिन ई की बात आ गया तो जनन क्षमता में कमी होगी, है ना। विटामिन ई की कमी के कारण क्या होता है, जनन क्षमता में कमी आता है। और बाबू देखिए विटामिन मतलब 2023 के एग्जाम में कितना क्वेश्चन, 4 से 5 तो विटामिन का ही क्वेश्चन है। तो विटामिन वाला क्वेश्चन याद रखना है प्यारे बच्चों, ये आपको विटामिन जैसे फायदा दिलाएगा, ठीक है। चलिए अगला कि प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, इसमें कौन सा संरचनात्मक इकाई मिलता है। प्राकृतिक रबड़ हो गया, है ना, इन सब में क्या होगा। तो बाबू हमने आपको बताया कि प्राकृतिक रबड़ हो, यानी प्राकृतिक रबड़ जो बहुलक होता है उसमें पॉलीआइसोप्रीन की संरचना दिखाई देती है। कितना बार बताए, एथिलीन नहीं होता है, बेंजीन का नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। प्यारे लाल क्या मारिएगा, सी ऑप्शन इज द राइट। अब देखिए एल्कील हाइलाइड का उपयोग हम लोग किसके निर्माण में करते हैं, यानी ये जो एल्कील हाइलाइड है, ये एल्कील और ये हाइलाइड है, हम लोग इससे एल्केन भी बना सकते हैं, एल्कीन भी बना सकते हैं, एल्कोहल बनाने के लिए भी हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि हाइलाइड हटाएंगे एगो कार्बो, यहाँ पे हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप क्या करेंगे, OH जोड़ देंगे, यानी ROH बन जाएगा, जो कि हमारा क्या है, एल्कोहल है। तो हम एल्कीन भी बनाएंगे, मतलब एल्कोहल भी बनाएंगे, एल्कीन भी बनाएंगे, यानी क्या होगा बच्चे हमारा, इनमें से सभी हम बना सकते हैं एल्कील हाइलाइड का प्रयोग करके। तो ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट। अब देखिए ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा यौगिक है जिसका यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। कौन सा ऐसा यौगिक है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। प्यारे बच्चों मेथिल क्लोराइड नहीं होगा, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म नहीं होगा, प्यारे बच्चों C2Cl, यहाँ पे CH2Cl2 नहीं होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा, क्योंकि कार्बन के साथ 4 गो Cl जुड़ा हुआ है और चारों दिशाओं में इसका बल जो होता है प्यारे बच्चों बल आघूर्ण समान होता है, इसलिए इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4 का बाबू शून्य होता है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो अग्निशामक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, आग बुझाने में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़िए कि जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के उपकरण से क्या प्राप्त होता है। क्या बोला गया है कि क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 है ना, क्लोरोफॉर्म को बोला जा रहा है कि जिंक के साथ, किसके साथ बच्चे, जिंक और जल, तो Zn+ यहाँ पे H2O के साथ जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो बाबू हमारा क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपको इतना क्लियर रख लेना है कि जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा CH4 यानी मीथेन प्राप्त हो जाता है, और प्यारे बच्चों HCl जो हमारा होता है वो क्या होता है, मुक्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ हमारा, बाबू क्या प्राप्त हुआ, तो आप बोलेंगे सर ये तो मीथेन प्राप्त हो गया। तो देखिए ऑप्शन में है कि अगर हम क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जिंक तथा जल के साथ कराएंगे, इसका अवकरण कराएंगे प्यारे बच्चों, तो हमारा क्या होगा, तो हमारा याद रख लेना है प्यारे बच्चों, हमारा मीथेन प्राप्त होता है, यानी डी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, डी 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 इज द राइट आंसर। चलिए कहीं भी है आ जाइए, जरूरी है। चलिए निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म प्रशिक्षण नहीं देगा। आयोडोफॉर्म के लिए 2 सूत्रवा जो बताए थे प्यारे बच्चों, 4 बार करा चुके हैं इसको कि आयोडोफॉर्म प्रशिक्षण कौन नहीं देगा। चलिए CH3CHOH होना चाहिए और CH3C डबल बॉन्ड O होना चाहिए। तो ये वाला बाबू मिल जाएगा आइसोप्रोपाइल में, तो ये हमारा आयोडोफॉर्म होगा। एथेनॉल में होगा, C2H5OH में होता है वो वाला संरचना, एथेनॉल में होता है, लेकिन बेंजील एल्कोहल में नहीं होता है। तो ये हमारा क्या होगा बाबू, आयोडोफॉर्म प्रशिक्षण नहीं देगा। हमने आपको इसका पूरा सूत्र लिख के बताया था 2-2 3-3 4-4 बार, ठीक है। तो बेंजील एल्कोहल। अब देखिए ब्यूटेन टू ओल है बाबू, ब्यूटेन टू ओल है ना, ब्यूटेन टू ओल, तो ब्यूटेन टू ओल कैसे हो जाएगा, CH3 है ना, CH2 है ना, CH है ना,
उसके ऊपर OH है ना, और यहाँ पे CH3 है ना। अब ये क्या है, ब्यूटेन टू ओल है। अब इसका आईपीएससी ने लिखिए 4 गो कार्बन है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो ब्यूट तो होबे करेगा। और दूसरा पे एल्कोहल, ब्यूटेन टू ओल, यानी दूसरा पे एल्कोहल जुड़ा है, तो ये ब्यूटेन टू ओल हो गया हमारा। हो गया कि नहीं बताइए, हो गया ना। तो आपको ऐसे ही लिखना है, फिर से मिटा के लिखते हैं, साफ साफ लिखेंगे। ब्यूटेन टू ओल की बात करें तो सबसे पहले लिखिएगा CH3 है ना, CH2 है ना, यहाँ पे CH है ना, और प्यारे बच्चों दूसरे पे एल्कोहल जोड़ देना है OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा CH3। ये हमारा क्या हो गया, ब्यूटेन टू ओल हो गया। आईपीएससी ने निकाली, जरूर होगा। तो अब ये पूछा गया कि कौन सा एल्कोहल है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि जिस पे एल्कोहल जुड़ा हुआ है, याद रखना है कि कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है। यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन को लेंगे, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। देखिए कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इधर यहाँ पे CH3 का मतलब क्या, R जुड़ा हुआ है, एक कार्बन, ऊपर में क्या है OH यानी एल्कोहल जुड़ा हुआ है, और इधर भी क्या है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों तो यहां पे आपको हमने क्या बताया कि OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हो, अन्य और 2 कार्बन के साथ जुड़ा हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आप बताएंगे कि सर इसे 2 डिग्री, कितना डिग्री, 2 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, यानी सेकेंडरी एल्कोहल कहेंगे। तो सेकेंडरी है बाबू, सेकेंडरी एल्कोहल कहीं भी देखिए, कहीं भी देखिएगा आपको दिखेगा कि सेकेंडरी एल्कोहल कहां है, सेकेंडरी एल्कोहल कहां है बाबू, तो सेकेंडरी एल्कोहल। ये सब ट्रिक नहीं, ये सब कॉन्सेप्ट अगर आप सीखिएगा तो पक्का बना लीजिएगा, बता दीजिए सेकेंडरी एल्कोहल। क्योंकि देखिए ये जो कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है, हमने नीचे लगा दिया। अब इस कार्बन के साथ ये R जुड़ा हुआ है, R का मतलब एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, इसके साथ इधर भी एक एल्काइल ग्रुप है, और ऊपर में OH है। हमने क्या बताया कि OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हो, अन्य अगर 2 कार्बन के साथ जुड़ा हो तो 2 डिग्री, अन्य 3 कार्बन के साथ जुड़ा हो तो 3 डिग्री, अन्य 1 कार्बन के साथ जुड़ा हो तो 1 डिग्री हमारा क्या कहलाता है, एल्कोहल कहलाता है। तो ये इस हिसाब से हमारा सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, क्लियर बच्चे, नो डाउट। एक बार प्यारे बच्चों दम लगा के लाइक कीजिए, सभी बच्चे समझ में आ रहा है तो। सौरभ मिश्रा, चलिए, तनु RCB फैन, अमू बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी बच्चे एकदम दम लगा के शेयर कीजिए वीडियो को। चलिए ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है। बहु जल में घुलनशील वही होता है और कि जिसका क्वथनांक अधिक होता है। उसका कारण क्या है, तो आप बोलेंगे जिसमें हाइड्रोजन, गुरुजी यहां पे लिखिएगा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाए। प्यारे बच्चों जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है वो क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी जो एल्कोहल होता है, प्यारे बच्चों मान लीजिए कि नहीं, यहाँ पे मेथेनॉल और एथेनॉल और प्रोपेनॉल होता है, जो 3 को होता है वो क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड में होगा, नहीं होगा। क्या क्लोरोफॉर्म में होगा, नहीं। क्या CH2 में होगा, नहीं। प्यारे बच्चों हमारा जो होगा क्या होगा, फटाफट से बताइए, हमारा होगा जो बाबू मेथिल एल्कोहल होगा, मेथेनॉल होगा, उसमें होगा। बाबू मेथेनॉल को और क्या कहा जाता है, कोई बच्चा बताइए कि मेथेनॉल को और क्या कहा जाता है। एक बार बताइए कि मेथेनॉल को हम और क्या कह सकते हैं। बाबू मेथेनॉल को और क्या कहा जाता है, एक बार बता दीजिए। मेथेनॉल को और क्या कहा जाता है, चलिए एक बार आंसर, चलिए। मेथिल एल्कोहल। मेथेनॉल को और किस नाम से जाना जाता है, लकड़ी स्पिरिट किसी का, काट स्पिरिट किसका आया है जी, मनीष कुशवाहा। अमू का भी आ गया, बहुत बढ़िया, मेथिल एल्कोहल। चले मकसूर आलम का आ गया। गुरुजी एक बार मेरा भी नाम ले लीजिए, अमरजीत बाबू ले लिए। चलिए ये देखिए क्वेश्चन है कि क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या, क्या बाबू ठोस अवस्था से भी तो क्वेश्चन आएगा, इतना है जी। बाबू सॉल्यूशन से भी तो क्वेश्चन आएगा, देखते रहिए कैसे कैसे क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है, यानी मूल क्रिस्टल तंत्र हमारे कितने होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है और संभावित 14 होता है। तो हम लोग काट देंगे, एलिमेंट सिमेट्री कितना होता है, 23 होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चे, ए वाला। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक ठोस है, ऐसा भी क्वेश्चन तो रहेगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि ठोस अवस्था छोड़ देगा आपसे कि नहीं पूछेगा ठोस अवस्था से, नहीं। ठोस अवस्था से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 3 से 4 तो आप यूं इसको सोल्व कर देंगे, इतना इजी होता है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है जिसमें सहसंयोजन बंध पाया जाता है, जो इसमें सहसंयोजन बंधन बल पाया जाए उसे सहसंयोजन ठोस कहते हैं। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, ये सब क्या है, सब में सहसंयोजन ठोस मतलब बंधन बल पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लोहा है जी, क्या सोडियम क्लोराइड है जी, क्या तांबा है जी, नहीं, हमारा हीरा होता है। हीरा में क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों, तो कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, सहसंयोजी बंध पाया जाता है। क्लियर रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए कि किसी धातु का, देखिए अब इसमें इंग्लिश वाले बच्चों को हटा दिया जाए
तो हिंदी वाले बच्चे तो एकदम गलती कर देंगे कि अरे सर जी ने तो HCP पढ़ाया था कि HCP, लेकिन ये क्या लिख दिया कि किसी धातु का षष्ठभुजीय समिति पैकिंग संरचना। अब देखिए, अब तो सर जी लिख दिया षष्ठभुजी, लेकिन एक बात हम आपको बता देते हैं कि जहां पे आपको हिंदी समझ में ना है ना, किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, जहां पे आपको हिंदी समझ में नहीं आता है प्यारे बच्चों, उसका इंग्लिश एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा कि इसमें बोला क्या जा रहा है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर इन द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए मेटल्स इज, यानी प्यारे बच्चों आपसे ये पूछा जा रहा है कि HCP में बाबू पूछा गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, समन्वय संख्या, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में समन्वय संख्या कितना होता है। आपसे साफ पूछा गया कि HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। हमने क्या बताया, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। अगर एटम्स पूछ दे, एटम्स पूछ दे, एटम्स कितना होता है, 6 गो एटम्स होता है। तो ये तो क्लियर होना चाहिए ना प्यारे बच्चों। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में बाबू हमसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा, क्या मारेंगे आप लोग, 12 मारेंगे ना, बहुत बढ़िया। ये देखिए आगे क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श घोल नहीं है, ये एक बार क्लियर कीजिए। तो जिसमें समान संरचना दिखाई देता है वो आदर्श घोल होता है। जैसे बेंजीन की बात करें, एगो समझा देते हैं, ये हमारा क्या है, बेंजीन है, ये हमारा क्या है, बेंजीन है, ये हमारा बेंजीन है, यहाँ पे H होता है, और टायोलिन है। टायोलिन क्या होता है प्यारे बच्चों, ये हमारा होता है टायोलिन, है ना। जब इसमें CH3 जोड़ देंगे तो ये हमारा टायोलिन हो जाएगा। संरचना सेम है तो ये हमारा आदर्श घोल होगा। लेकिन हमसे कौन पूछा है, कौन नहीं होगा, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। तो मिथाइल एल्कोहल का मतलब क्या, CH3OH, है ना, मिथाइल एल्कोहल। और एथाइल एल्कोहल का मतलब क्या, C2H5 और OH। तो ये तो प्यारे बच्चों खुद समान है, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों यहां देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड यानी CiCl4, यानी ये दोनों तो समान है ना, तो ये भी देगा। लेकिन प्यारे बच्चों क्लोरोफॉर्म CHCl3 और एसीटोन में जमीन आसमान का फर्क है, यानी C वाला ऑप्शन नहीं देगा, बाकी ये तीनों देगा। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे आंसर हमारा क्या होगा बाबू, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, CHCl3 और एसीटोन, ठीक है। बहुत बढ़िया। ये देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धपारगम्य झिल्ली, देखिए हमने आपको बताया कि सॉल्यूशन से भी क्वेश्चन रहेगा। अब बोला गया है इसमें कि कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं, कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। तो प्यारे लाल यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है। तो प्यारे बच्चों हम आपको बता दें कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है। मान लीजिए अर्धपारगम्य झिल्ली लग गया तो इसमें क्या होते हैं, इधर हमारा क्या है, ध्यान में रखिएगा कि इधर अगर हमारा विलयन है, और विलयन कैसे बनता है, विलयन कैसे बनता है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि पानी अब प्लस चीनी मतलब मिला हुआ, विलायक और विलय, यानी प्यारे बच्चों चीनी, पानी और चीनी मिलाएंगे हमारा विलयन बन गया। जब प्रासरण यहाँ पे याद रखना, अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजारेंगे तो इधर क्या आएगा, सिर्फ पानी आएगा, यानी विलायक के अणु ही आएंगे। यानी क्या होगा प्यारे बच्चों, विलायक के अणु सिर्फ अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं प्रासरण की क्रिया में। तो यहाँ पे विलायक के अणु राइट आंसर। ये देखिए ये क्वेश्चन है कि व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस को हम लोग P4 लिखते हैं, व्हाइट फास्फोरस यानी P4, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि इनमें से क्या सही नहीं है, बता दीजिए। 6P सिंगल बॉन्ड होता है, 4P सिंगल बॉन्ड होता है, 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें क्वेश्चन ही टाइपिंग गलत है बाबू, इसको हटा दीजिए, इसका क्वेश्चन टाइपिंग गलत है। इसमें से कौन सा होगा, तो ये P4 सिंगल बॉन्ड होगा, इनमें से कौन सा नहीं होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। ये देखिए कि जब एसिटा, यहाँ पे देखिए एसिटामाइड की अभिक्रिया Br और KOH के साथ कराई जाती है तो हमको क्या प्राप्त होता है, एक बार बता दीजिए, एक बार बता दीजिए, एक बार बता दीजिए इसका राइट आंसर, तब समझ जाएंगे कि हाँ, इसका बता दीजिए तब समझ जाएंगे कि हाँ पढ़ रहे हैं। ये हमारा एसिटामाइड हो गया। अब एसिटामाइड की अभिक्रिया किसके साथ बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे Br और प्यारे बच्चों यहाँ KBr के साथ, KBr के साथ। तो जब प्यारे बच्चों इसकी अभिक्रिया इसके साथ कराई जाती है ना, 4 KBr लिया जाता है, तो प्यारे बच्चों हमारा क्या बनता है, तो याद रखना है कि मेथिलेमीन बन जाता है, CH3 और NH2 बनता है, CH3 और NH2 बनता है, मेथिलेमीन बनता है। और यहाँ पे ना एसीटोन बनेगा, ना एसिटल्डिहाइड बनेगा, ना अमोनिया बनेगा, हमारा क्या बनेगा बच्चे, मेथिलेमीन बनता है, और मेथिलेमीन हमारा राइट आंसर। चलिए अमू बहुत बढ़िया चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड ये देखिए कि NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पे निम्नलिखित में से क्या होगा। एक होता है द्रवित सोडियम क्लोराइड, ठीक है बाबू, क्वेश्चन को सही से समझिएगा।
एक होता है द्रवित सोडियम क्लोराइड, एक होता है कि NaCl का क्या है, NaCl तो है ही, है ना। अब इसका जलीय घोल है H2O। तो प्यारे बच्चों हमसे क्या पूछा गया है कि कैथोड, और कैथोड हमारा क्या होता है, माइनस इलेक्ट्रोड होता है। कैथोड हमारा माइनस इलेक्ट्रोड, और हाइड्रोजन पे क्या होता है, प्लस। तो कौन सी गैस जाएगी, तो आप बोलेगा हाइड्रोजन गैस जाएगा कैथोड पे। अगर एनोड पे पूछेगा तो क्लोरीन पे माइनस होता है, तो एनोड पे क्लोरीन गैस जाएगा। हाइड्रोजन सोडियम कैसे आ रहा है जी सोडियम कैसे आ रहा है, द्रवित थोड़ी है, द्रवित थोड़ी है, ये जलीय विलयन है बच्चे, जलीय विलयन, ठीक है चलिए ठीक है, सभी बच्चों का आ गया। चलिए सभी बच्चों का आ गया, शालिनी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अंकज बहुत बढ़िया, क्लियर क्लियर क्लियर, सौरभ मिश्रा, चलिए मनीष कुशवाहा क्लियर है बाबू, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्लियर है ना, क्लियर सभी को, क्लियर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिलियन में विद्युत का संचालन करता है, कौन सा जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करता है। निम्नलिखित में से अगर आपसे पूछा जाए कि कौन विलयन में विद्युत का संचालन करता है, बाबू विद्युत का संचालन कौन करेगा, विद्युत का संचालन कौन करेगा, तो बाबू याद रखना है हमारा क्या, वैद्युत अपघट्य करेगा कि वैद्युत अनपघट्य करेगा। बाबू ये मान लीजिए कि हमारा जलीय कंटेनर है, ये क्या है, जलीय कंटेनर है, क्या इसमें बाबू अगर हम यूरिया घोल दिए, यूरिया घोल दिए, है ना, अगर हम इसमें क्या किए कि दारू घोल दिए, दारू का मतलब क्या, अल्कोहल घोल दिए, प्यारे बच्चों क्या इससे हमारा विद्युत धारा का प्रवाह होगा, तो आप बोलेंगे नहीं। तो वैसा जलीय विलयन जिससे विद्युत धारा का प्रवाह ना हो तो उसे वैद्युत अनपघट्य कहेंगे। लेकिन हमसे क्या पूछा गया कि कौन सा ऐसा जलीय विलयन है जिसमें विद्युत का संचलन करता है, तो वह विद्युत धारा किससे प्रवाहित होगा। तो अगर ये जलीय विलयन है और इस जलीय विलयन में हम NaCl घोल देंगे तो प्यारे बच्चों क्या होगा, तो प्यारे बच्चों जब टूटेगा तो Na पे प्लस आएगा और Cl पे माइनस आ जाएगा, आयन इसमें आ जाएंगे प्लस माइनस, यानी प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा कि बाबू धारा का प्रवाह हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और ये आप क्लियर कर लीजिएगा बच्चा पार्टी, ठीक है। अनुज मंडल आप अकेले अकेले लाइव आ जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है बाबू, हमसे पूछ रहे हो किसी और से जी, ये तो हमारे लिए क्वेश्चन नहीं लग रहा है कि हमारे लिए ही है, किसी और के लिए है क्या जी, कि अकेले अकेले आ जाते हो, पता भी नहीं चलता। हम तो अपने बच्चों को साथ लेके चलते हैं, जब भी आते हैं मैसेज वैसेज कर देते हैं कि चलो बच्चा पार्टी क्लास होने जा रहा है ना। चलिए ठीक है, मेरा नाम ले लीजिए, बहुत बढ़िया, चलिए चलिए बहुत बढ़िया, सौरभ मिश्रा इलेक्ट्रोलाइट बहुत बढ़िया। चलिए ये देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा हम आपसे बोलते हैं कि हर एग्जाम में आता है, हमेशा हम आपसे बोलते हैं हर एग्जाम में आता है। अरे यार सही है, क्यों नहीं मानते हैं आप लोग। चलिए ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि अगर ABCD है ना, ABCD है ना, धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -3.5, यानी अगर ए दिया रहे क्या, ए इक्वल टू क्या दिया रहे, तो -3 दशमलव क्या होगा प्यारे बच्चों 0.5 हो जाएगा, ठीक है, कितना दिया है वोल्ट। अब बी का वैल्यू कितना दिया है, तो बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों हमारा -1.66 यहाँ पे क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों वोल्ट दिया हुआ है, और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ -0.40 वोल्ट, और प्यारे बच्चों डी का वैल्यू कितना दिया है कि प्लस में दिया है 0.8 वोल्ट। तो अब पूछा जा रहा है कि इसमें अवकरण क्षमता सबसे अधिक किसका होगा, अवकरण क्षमता सबसे अधिक किसका होगा, जो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक हमको कौन दिख रहा है कि बाबू -3 सबसे ज्यादा इसमें विद्युत ऋणात्मक है, सबसे ज्यादा माइनस में कौन है, तो सबसे ज्यादा माइनस में 3 दशमलव है क्वेश्चन के हिसाब से। तो बाबू हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए चलिए क्लियर,
चलिए क्लियर, हम देख लेते हैं 32 का, देख लेते हैं, क्लास खत्म हो जाने दिए, देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, देख लेंगे बाबू, पहले खत्म कर लीजिए। चलिए, किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है, किसी चालकत्व सेल का, ये क्या है, किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है। तो बाबू किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है, तो यहां पे लिख दीजिएगा सेल स्थिरांक इक्वल टू क्या होता है, एल बट्टा में क्या होता है, ए होता है। देखिए कहीं ऑप्शन है तो एल बट्टा ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से रूपांतरित किया जाता है। वेग इसका क्या दिया है प्यारे बच्चों, आर इक्वल टू क्या दिया है कि ए की सांद्रता, प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं है यानी एक है, और बी की सांद्रता है कितना प्यारे बच्चों, दो। तो ए की सांद्रता को स्थिर रखकर, ए की सांद्रता को स्थिर रख के बी की सांद्रता को 3 गुना करना है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा आर के लिए हो गया, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब प्यारे बच्चों अगर हम आर डैश निकाले तो क्या बोला जा रहा है कि ए की सांद्रता को स्थिर रखिए, यानी ए को आप छेड़छाड़ मत कीजिए, और बी को क्या कीजिए प्यारे बच्चों, बी को आप 3 गुना कर दीजिए, यानी 3 भी यहां पे हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पे R2 हमारा निकलेगा कि ए की सांद्रता तो वैसी की वैसी ही है, तो ये हमारा क्या निकलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पे क्या होगा 9, और बी यहां पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा यहां पे स्क्वायर हो जाएगा यानी 9 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर हम इसको लिखना चाहें R2 इक्वल टू, तो डायरेक्ट हम इसको के ए की सांद्रता क्या कर सकते हैं ए, और यहां पे 9, और यहां पे क्या कर सकते हैं बी स्क्वायर यहां में कर सकते हैं। यानी प्यारे बच्चों एक बात बताइए कि के ए के पावर 0 बी के पावर यहां पे 2 को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, तो हम R1 लिख सकते हैं, यानी R2 इक्वल टू, यहाँ R2 मान लेते हैं, तो R2 इक्वल टू क्या होगा 9 R1 हो जाएगा। तो कितना गुना हो रहा है, तो आप बोलेंगे 9 गुना हो जाता है। कितने सारे बच्चों का 9 गुना हो जाता है। डायरेक्ट आप 3 में 3 से गुणा करके भी निकाल सकते हैं, तो इतना कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो 9 गुना हो जाता है, 9 गुना हमारा राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्यारे बच्चों ताप पे निर्भर करता है। ताप बढ़ाने पे अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, ताप घटाने पे अभिक्रिया का वेग घटेगा। लोहे का मुख्य अयस्क है, तो लोहे का सबसे प्रमुख अयस्क बताइए। इतना इजी क्वेश्चन जब तक हम पानी पीते हैं, एक बार आप लोग फटाफट से बता दीजिए, जल्दी से जल्दी, जितने भी सारे बच्चे हैं, जब तक हम पानी पी
चलिए चलिए देखिए, ये देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे है कि लोहे का मुख्य अयस्क क्या है, ये क्वेश्चन था ना। तो लोहे का प्यारे बच्चों एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि लोहे का क्या है, हेमेटाइट है। हेमेटाइट इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होगी। अब इसमें आप निकालिए कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2, यानी फ्लोरीन का क्या होता है प्यारे बच्चों, -1 होता है, और इसमें गुणा क्या कर रहा है 2, और प्यारे बच्चों ऑक्सीजन का निकालना है x बराबर को उधर 0, यानी -2 + x = 0, यानी x = क्या होगा, +2 हो जाएगा। यानी पहला ऑप्शन सही हो रहा है। अब Cl, अब इसमें शक हो रहा है, क्यों, क्योंकि Cl का भी -1 होता है, और प्यारे बच्चों इसमें भी पूछा गया है, तो Cl का क्या हो जाएगा -1, इसमें क्या कर रहा है 2 गुणा, है ना, और ऑक्सीजन को हम लोग x मानेंगे बराबर के उधर 0, यानी x = क्या होगा, +2। तो बाबू इसमें 2 को कहा रहा है, Na2O का नहीं होगा, Na2O2 का ये तो होगा ही नहीं, तो इसमें प्यारे बच्चों दोनों ही हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन बैंक लिए अब आएगा आवाज, बैटरी डाउन हो जाता है ना, बैटरी से चलता है ना ये सब, बैटरी डाउन हो गया था। चलिए देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय यौगिक है। बाबू ये मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन था कि ध्रुवीय यौगिक होता कौन है। तो ध्रुवीय यौगिक को हमने बताया था कि जो SO2 होता है, ये हमारा सबसे अच्छा ध्रुवीय यौगिक होता है, हमने पढ़ाया था आपको। ए ऑप्शन सही आंसर। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था 2023 में कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी यानी थर्ड हो गया। 3D में क्या आता है प्यारे बच्चों, तो स्कैंडियम 21 से जिंक 23 तक होता है, जिंक 30 तक होता है बाबू, 21 से 30। अब बताइए इसमें कौन सा है, निकेल का 28, तो ये तो होगा। और भी कोई है, और भी कोई है नहीं है ना, तो इसी को टिक करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन 2023 में था कि Cu दिया है बाबू, Cu का बाबू दे दिया है Z, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्रमांक जो है पर बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो होता है पर बच्चों, परमाणु जो क्रमांक होता है 29 दे दिया गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। लेकिन यहाँ पे Cu का तो 29 दिया है, लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को ये दान दे रहा है कि ले जाओ तुम। तो प्यारे बच्चों 29 गो में से 2 निकल गया, कितना गो बच्चा, 27 गो। तो 27 के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे निकालेंगे आर्गन 18, और प्यारे बच्चों क्या निकालेंगे 3D, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, 18 गो 9 गो 27 गो, तो आर्गन 18 और 3D 9 यहाँ पे किन किन बच्चों का आया हुआ है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी किस किस, सॉरी सी है ना, बी है बाबू, ऐसा नहीं यहाँ पे सी कर दिए हैं, गलती नहीं, अंदाजी नहीं। सी को यहां होना चाहिए, बी को यहां होना चाहिए, लेकिन हमने यहां बी लिखा है, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, ऐसा नहीं सी। बी ऑप्शन इज द राइट। ये देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें स्टर बंधन होता है। तो बाबू टेफ्लॉन में स्टर बंधन नहीं होता है, बैकालाइट में नहीं होता है, नायलॉन में नहीं होता है। जब इन सब में नहीं होता है तो टेरिलीन में क्या होगा, ये पॉलिस्टर पॉलीमर होता है, और इसमें क्या होता है, स्टर बंध होता है। ये देखिए क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ बहुलक प्लास्टिक है। बहुलक से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव 4-5 गो रहेगा बहुलक से।
बहुलक से 4-5 को क्वेश्चन रहता है। पहला हो गया। दूसरा देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ताप दृढ़ प्लास्टिक है? तो वो ताप दृढ़ प्लास्टिक क्या नायलॉन 6 है? नायलॉन 6 है। क्या पीवीसी है? नहीं बाबू। ताप दृढ़ कौन सा है? बैकालाइट। ताप दृढ़ प्लास्टिक की बात करें, बैकालाइट हमारा ताप दृढ़ होता है। तो बैकालाइट कितने सारे मारे हैं? अरे चेला बैकालाइट होगा। क्या कर रहे हैं आप लोग? बैकालाइट, बैकालाइट, बहुत बढ़िया। बैकालाइट अमु का भी आ गया। ये देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड है? बाबू पॉलीएमाइड कौन सा है? क्या नायलॉन 6 है, टेफ्लॉन है, टेरिलीन है कि बैकालाइट है? 47 का बताइए। लगातार तीसरा क्वेश्चन है बहुलक से। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से पॉलीएमाइड, तो नायलॉन 6 पॉलीएमाइड बहुलक होता है। नायलॉन 6 पॉलीएमाइड बहुलक होता है और ये आपको क्लियर कर लेना है। चलिए क्वेश्चन है कि ग्लूकोज में कराइकल कार्बन की संख्या। प्यारे बच्चों, एक पूछा जाता है ग्लूकोज कि ग्लूकोज में कराइकल कार्बन कितने होते हैं? तो प्यारे बच्चों याद रखना है, ग्लूकोज में कराइकल कार्बन हमारे होते हैं 4, है ना। ग्लूकोज में कराइकल कार्बन की संख्या क्या होता है? 4 होता है। और 4 ही हम लोग राइट आंसर करेंगे। ठीक है, 4 ही हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि ग्लूकोज में कराइकल कार्बन की संख्या होती है 4, है ना। तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग यहाँ पे एंटासिड के रूप में करते हैं? बाबू एंटासिड के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? पेनिसिलिन नहीं। अब बाबू दवाई का नाम जो होता है ना, इसको याद करना पड़ता है। 2-4 को दवाई का नाम, जैसे प्रति अम्ल, है ना, पैरासिटामोल, ये सब ये क्वेश्चन होता है जो पूछा जाता है। जैसे पूछ दिया कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग हम लोग एंटासिड के रूप में करते हैं? तो एंटासिड के रूप में यहाँ पे देखिए फिनासिटीन का नहीं करते हैं, यहाँ पे सल्फानीएमाइड का नहीं करते हैं बाबू, सल्फानामाइड का नहीं करते हैं। मैग्नीशियम यहाँ पे याद रखना है कि हाइड्रोक्साइड का करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज द राइट आंसर, यानी 49 का ए इज द राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। ये देखिए कि सैकरीन है एक। बाबू सैकरीन को हमने क्या बताया कि एगो मीठा अभी करता है। क्या है सैकरीन? क्या है? एगो मीठा अभी करता है। तो ये आपको क्लियर कर लेना है। ये देखिए क्वेश्चन की साबुन का उपयोग होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है? हमने आपको क्या बताया? C17 बाबू लिखिएगा यहाँ पे जितने भी सारे बच्चे हैं। थोड़ा सा खांसी हो गया। C17 H कितना होता है? 35 और COONA होता है। ठीक है, COONA होता है। तो यहाँ पे COOH नहीं मारना है, ये गलत, ये गलत। C17H35 COONA का प्रयोग करते हैं, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर। ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिऑक्सीकारक है? प्रतिऑक्सीकारक कौन है? प्रतिऑक्सीकारक कौन है? तो प्रतिऑक्सीकारक की बात करें तो प्रतिऑक्सीकारक हमारा यहाँ पे याद रखना है कि लेसिथिन है, यहाँ पे सिट्रिक अम्ल भी है, और प्यारे बच्चों विटामिन ई जिससे जनन क्षमता में कमी आती है। यानी इनमें से सभी हमारा क्या होगा? राइट आंसर। ये सब याद करना। तो उसमें लोहे का महीन चूर्ण चाहिए। क्या चाहिए? हैबर विधि से जब अमोनिया यानी NH3 बनाया जाता है तो लोहे का महीन चूर्ण चाहिए। तो है कहीं पे लोहे का महीन पाउडर, है ना, लोहे का महीन पाउडर का उपयोग किया जाता है। कितने सारे बच्चे हमारे हैं बताइए? ये चलिए निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का संशोधन किया जाता है? अब बताइए किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का संशोधन? क्या पेप्टीकरण द्वारा, स्कंदन द्वारा, यहाँ पे फ्लुकेशन द्वारा नहीं, अपोहन द्वारा। याद रखना है अपोहन द्वारा। कि निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का संशोधन किया जाता है? अपोहन के द्वारा। ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का अधिक यहाँ पे आयतन अधिशोषित होगा? तो सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों अमोनिया, यानी जो NH3 होता है ना, NH3 इसी का होता है। तो देखिए NH3 हमारा दिया हुआ है, अमोनिया। अमोनिया गैस क्या होगा? यानी डी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर। ये देखिए कि पाइरुलुसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या मैग्नीशियम का है, क्या जिंक का है, क्या लोहा का है कि मैग्नीज का है? तो अगर यहाँ पे पाइरुलुसाइट अगर आपसे पूछ दिया तो ये मैग्नीशियम का नहीं है, जिंक का नहीं है, मैग्नीज का होता है, लोहे का नहीं है। बाबू किसका है? मैग्नीज का होता है, मैग्नीज, मैग्नीशियम का नहीं, मैग्नीज का होता है। तो बी वाला ऑप्शन इज द राइट। चलिए चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया क्या कहलाती है? डेफिनेशन है। किसका डेफिनेशन है जी? प्रगलन का, निस्तापन का, भर्जन का, कि प्यारे बच्चों निक्षालन का। अगर पूछा जाएगा कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा
धातु में अवकृत करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्यारे बच्चों इस क्रिया को तो कहा जाता है परगलन। परगलन याद रखिएगा कि परगलन किसे कहते हैं? तो धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु के अवकरण की क्रिया कराना जाता है, मतलब कराई जाती है, इसी को हम लोग परगलन कहते हैं। परगलन, परगलन। चलिए ये देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि, हमने क्या बताया कि सिल्वर, शुरू में पढ़ा रहते हैं एजी, जब मुद्रा धातु वाला, तो एजी को हमने क्या बोला था कि साइनाइड विधि से सिल्वर का किया जाता है। और सिल्वर हमारा क्या है? एजी का मतलब क्या? सिल्वर, 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 चांदी। अब देखिए निम्नलिखित में से प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? प्रोटीन हमारा प्राकृतिक बहुलक है, क्योंकि इसमें पॉलीआइसोप्रीन की संरचनात्मक इकाई मिलती है। ब्यूना है संश्लेषित रबर है, नायलॉन 6 नहीं। टेरिलीन क्या है? पॉलिस्टर पॉलीमर है, गलत। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है? प्रोटीन। ये देखिए क्वेश्चन बहुलक से 4-5 हो गया क्वेश्चन, अब तक 4-5 हो गया। ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है? देखिए सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन, फिर से सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है? बाबू कांच हमारा अक्रिस्टलीय ठोस होगा। अब कितना इसको एक्सप्लेन करें कि जिसमें बहाव का गुण पाया जाता है वो अक्रिस्टलीय, जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है वो अक्रिस्टलीय, जिसको बराबर भागों में नहीं बांट सकते वो अक्रिस्टलीय। ठीक है, चलिए ये देखिए कि अनुचुंबकत्व तो दर्शाता है, तो बहुत सारे बच्चे मारेंगे बेंजीन। बाबू ये प्रतिचुंबकीय होता है, ध्यान में रखना है, प्रतिचुंबकीय होता है, गलत। बाबू H2O नहीं, NaCl नहीं, O2 ऑक्सीजन जो होता है हमारा, बाबू क्या होता है? अनुचुंबकत्व को दर्शाता है, O2 अनुचुंबकत्व। चलिए आगे बढ़िए कि मिथाइलेमिन बनाया जाता है। प्यारे बच्चों मिथाइलेमिन की बात करें तो CH3NH2 बनाने के लिए हमने बताया था कि हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया से बनता है। और आप नहीं देखे हैं प्यारे बच्चों तो जाके एमीन चैप्टर देखिए, पूरा फुल रिएक्शन बताए हैं कि मिथाइलेमिन किससे बनता है? हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया से बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया? कितने सारे बच्चे हैं जो क्लियर कर लिए? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे कॉपर पाइराइड का सूत्र क्या होता है? जो प्यारे बच्चों कॉपर पाइराइट होता है बाबू, इसका सूत्र पूछा गया है, तो CuFeS2। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, CuFeS2। अब उस समय जो भी बच्चे एग्जाम देने गए होंगे ना, उस समय जितने बच्चे एग्जाम देने गए होंगे उनके लिए ये इजी नहीं होगा और आपके लिए इजी है। क्यों? क्योंकि आपने इस लेवल का पढ़ाई कर रखा है। उस समय उतना इस लेवल का पढ़ाई कोई नहीं कराता था, उस समय इतना कोई ऑब्जेक्टिव, इतना कोई सब्जेक्टिव। अभी कंपटीशन के वजह से ना बहुत ज्यादा पढ़ाई में क्या हुआ है, यूट्यूब पे वो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है कि सब लोग कंपटीशन में पढ़ा रहा है कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छा करें, हम अपने बच्चों के लिए अच्छा करें। इसी में क्या करें कि अपनी पढ़ाई के लेवल को और मास्टर लोग क्या करें, बढ़ा रहे हैं। तो ये अच्छा बात है एक किस्म का, जितना कंपटीशन होगा उतना मास्टरों का लेवल बढ़ेगा, उतना बच्चों का भी लेवल हाई होगा। ठीक है, तो ये एक बढ़िया टिक है, मतलब अच्छा है कि जितना कंपटीशन बढ़े यूट्यूब पे उतना बच्चों का क्या होगा, मास्टर का। चलिए बहुत बढ़िया, टॉपर तो बनाया होगा, बहुत टॉपर तो बनिए जाएगा, बच्चों का फायदा ही फायदा है। आजकल आप लोग देख पा रहे होंगे जितना पढ़ाई नहीं हो रहा उससे ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रहा है। आप लोग देख रहे होंगे जितना पढ़ाई नहीं हो रहा उससे ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रहा है। मार हो मास्टर खराब बा, हो हमारा बारे में हेंगा बोल ले बा, हो कोई ले बा, हो कोई ले बा, बाक। जितना बच्चों बच्चों में फाइटा फाइटी नहीं है उतना आजकल टीचर टीचर में कंट्रोवर्सी हो रहा है। ये गलत बात, ये हम ये बिहार बोर्ड का नहीं बता रहे कि अपर लेवल तक का फेमस फेमस टीचर लोग में भी क्या हो रहा है, पूरा जम के कंट्रोवर्सी हो रहा है। लेकिन इस सब को अपन से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ कुछ भी करे, हमको पढ़ाना है बच्चों के लिए, पढ़ाएंगे जाएंगे, उससे हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए फिनोल को सैलिसिल एल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा, तो बहु फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? क्लोरोफॉर्म और प्यारे बच्चों किसके साथ कराते हैं कि हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है? बताइए फटाफट से। तो इस अभिक्रिया को हमने क्या बताया था, रीमर टीमन अभिक्रिया। 10 बार पढ़ा चुके हैं रीमर टीमन अभिक्रिया। आप बताइए कि फिनोल की किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं? फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, जल्दी जल्दी बता दीजिए। फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ? ही तो सभी बच्चों को पता है कि रीमर टीमन अभिक्रिया होगा, सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन प्यारे बच्चों किसके साथ कराते हैं ये बताइए। क्लोरोफॉर्म और किसके साथ? क्लोरोफॉर्म और किसके साथ? चलिए प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो प्यारे बच्चों जब प्यारे बच्चों RNH2 की अभिक्रिया, RNH2 की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ कराई जाती है, तो इसी को तो कहते हैं प्यारे बच्चों, इसी से तो हमारा प्राथमिक एमीन मिलता है ना, इसी से तो हमारा प्राथमिक एमीन मिलता है जब RNH2 की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ कराते हैं। चलिए आगे बढ़िए कि वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है, तो बाबू ताप कौन? ज्वार, ज्वारनाशी, ज्वारनाशी खा लो ताप कम कर देगा।
खूब जर रहे हैं प्यारे बच्चों ताप में, ज्वारनाशी खा लीजिए, पीड़ा आड़ी खाइएगा तो दर्द कम करेगा, आपके जो दिल में पीड़ा है ना तो उस पीड़ा को ये कम करता है, ठीक है। तो पीड़ाहारी उसके लिए होता है बाबू, प्रतिजैविक और इनमें से कोई नहीं है, ज्वारनाशी होगा जो आपके ज्वर यानी ताप को कम करेगा। चलिए कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है, तो कैप्रोलेक्टम क्या है, नायलॉन 6 का है बाबू, याद रखना कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है, तो ये नायलॉन 6 का है। 68 का क्या होगा प्यारे बच्चों, आप लोग ये मारिएगा। 69 की फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नमन, ये भी प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से है, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से ही ना दिए हैं, तो प्यारे बच्चों विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार यानी इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार, यानी बच्चों यहां पे क्या होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये देखिए कि निम्न में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, ये अब प्यारे बच्चों आपके लिए HW रहेगा और कुछ नहीं, ये आप सभी बच्चों के लिए HW रहेगा। अब ये रहेगा HW, अब इसमें कोई भी चारा नहीं है, अब ये रहेगा प्यारे बच्चों क्या, HW। क्या होता भाई, रंगीन करे के बा हमरा भाग, उससे बढ़िया HW हम ऐसे ही नहीं लिख देंगे। चलिए ये देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा बच्चों तो आपको इसको HW में जवाब देना है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में पूछ दिया आप कॉपी में लिख दिए कि सर ने बोला था ये HW तो हम घरे जाके इसका जवाब देंगे, ऐसा नहीं, ठीक है कि ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि अगर एग्जाम में ये पूछेगा तो आप लोग ये बोल दीजिएगा कि हाँ इसका जवाब सर जी बोले थे HW तो हम घरे जाके देंगे, तो ऐसा बाबू बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है कि ना हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे, HW है सर जी बोले थे तो घर पे जाके इसको बनाएंगे, ठीक है चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, MG सबका आ रहा है। मोहम्मद आसिफ सर जी आपका नाम क्या है, आस्क बोर्ड नाम है मेरा। नवीन कुमार चलिए बहुत बढ़िया, आस्क बोर्ड अमरजीत ठाकुर। चलिए तनवीर आप ठीक है अकेले गर्दा करवा देते हैं सर, थैंक यू सो मच तनवीर भाई, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। सर जी आप अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच, अगर आप बोलते हैं तो हम मानते हैं कि हम अच्छा पढ़ाते हैं। तो अभी सर जी आपका शादी हो गया, नहीं हुआ है, कभी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे आप लोग जितने भी सारे बच्चे हैं ना, सबसे पहले बात कि आप लोग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, तो इतना मेहनत इतना खांसी लेके खाँव खाँव कर करके आपको पढ़ा रहे हैं, बताइए, एक तो पढ़ा रहे ऊपर से कान में आपका खाए खाए का आवाज भी जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चे मेरे, और क्या करना है कि नोटिफिकेशन को ऑल पे करना है, और कुछ नहीं, नोटिफिकेशन को ऑल पे करना है, ठीक है, ठीक है चलिए बहुत बढ़िया चलिए 44 का एक बच्चा बोल रहा है ए होगा ना अभी चेक कर लेता नहीं बाबू ए कैसे होगा भक, ए नहीं होता है, कितना बार हम निकाल के दिखा दिए हैं आपको, कितना बार, अयुग्मित अयुग्मित वाला निकाल के दिखा दिए, ये सब बात नहीं, बहुत खराब लगता है ये सब। चलिए तो जितने भी सारे बच्चे हैं लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं कल कल कल, ठीक है। आज हम सोचे थे कि सब्जेक्टिव का टेस्ट लेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, बच्चे क्या थे, हम ही थे, बच्चा तो हम ही है, ठीक है। हम सोचे कि अब लेट हो गया तो क्या ले, नहीं तो आज सब्जेक्टिव का टेस्ट लेने वाले थे, समझे। आज हम क्या करने वाले थे बच्चे, सब्जेक्टिव का टेस्ट लेने वाले, ठीक। तो कल ले लेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव टेस्ट से ये फायदा है कि हमको हमारे थोड़े मुंह को आराम मिलेगा, ठीक है, कि हमको बोलना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन दे देंगे और आप लोग क्या कीजिएगा उसका आंसर दीजिएगा फटाफट से, हम यहाँ पे खड़े रहेंगे, मस्ती करेंगे, पहला बार टाइम मिलेगा हमको मस्ती करने का, कि आप आंसर लिखेंगे अपने कॉपी में और उसमें सिर्फ बच्चे ही आएंगे सर जी मॉडल पेपर का तो मोई मोई हो गया, क्या कीजिएगा जी, बिना जांच पड़ताल के ऐसे ही लॉन्च कर देंगे तो क्या होगा। ऐप नहीं खुल रहा है, 50 बार बता दिए, कुछ टेक्निकल इशू आती है, वो आया हुआ है, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, काम चल रहा है, ठीक है। चलिए जितने भी सारे बच्चे हैं लाइक सब्सक्राइब सब चीज कर दीजिए, ठीक है, जितने भी सारे बच्चे हैं लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए, है ना। और आप लोग अपना हाल चाल बताइए कि आप लोग कैसे हैं, सबसे पहले सभी बच्चे अपना समाचार कहिए कि आप लोग ठीक है। और एग्जाम जो है आपका बहुत नज़दीक भी है, तो इससे आपको टेंशन नहीं लेना है। फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी का तो इतना तगड़ा तैयारी है, जो हम सब्जेक्ट ज़्यादातर पढ़ाते हैं उसमें तो आपको थोड़ा भी दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसमें तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप पूरा छप्पर फाड़ के आएंगे, पक्का है, विश्वास है आप पे, और गर्दा उड़ा के आएंगे, ठीक है।
ठीक है बाबू, बताइए। चलिए ठीक है, जितने भी सारे बच्चे हैं। सर जी आपका लेक्चर नहीं देखते हैं तो नींद नहीं आता। थैंक यू सो मच, इतना प्यार बाबू कीजिएगा। IUPAC नेम, ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, चला। चलिए 70 का डी होगा। देखो बाबू, यूट्यूब पे आपको इकलौता टीचर जो होगा जो बच्चों में इतना घुला मिला होगा, जो बच्चों से इतना बात करता होगा, नहीं तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपका जवाब दे। सौरभ मिश्रा, तनिषा, पीयूष, ऑफिशियल अनीस, किसी के पास इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं है कि जो आपको टाइम देगा कि हाँ आवलो बतियावलो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हम हैं कि आपका हर कमेंट पढ़ते हैं और सभी बच्चों का क्वेश्चन भी लेते हैं, है ना। मेरा नाम ले लीजिए, क्या ले बाबू, आपका नाम क्या लिखे हैं? लेजेंड आयुष, बहुत बढ़िया, खुश है। तनवीर आप चेला बोलते हैं तो मजा आता है, थैंक यू सो मच। तो चलिए आप लोग यहाँ पे वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, अपना ही चैनल है, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय, थैंक यू सो मच।